नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की लिखी 2 हास्य कहानियाँ। पहली कहानी है डेमोन्स्ट्रेशन। महाशय गुरु प्रसाद जी रसिक जीव हैं। गाने बजाने का शौक है, खाने खिलाने का शौक है और सैर तमाशे का शौक है, पर उसी मात्र में द्रव्योपार्जन का शौक नहीं है। यूं वह किसी के मोहताज नहीं है, भले आदमियों की तरह हैं और हैं भी भले आदमी, मगर किसी काम में चिमट नहीं सकते। गुड़ होकर भी उनमें लस नहीं है। वह कोई ऐसा काम उठाना चाहते हैं जिसमें चटपट कारों का खजाना मिल जाए और हमेशा के लिए बेफिक्र हो जाएं। बैंक से छमाही सूद चला आए, खाएं और मजे से पड़े रहें। किसी ने सलाह दी, नाटक कंपनी खोलो। उनके दिल में भी बात जम गई। मित्रों को लिखा, मैं ड्रामेटिक कंपनी खोलने जा रहा हूँ, आप लोग ड्रामे लिखना शुरू कीजिए। कंपनी का प्रोस्पेक्टस बना। कई महीने उसकी खूब चर्चा रही। कई बड़े बड़े आदमियों ने हिस्से खरीदने के वादे किए, लेकिन न हिस्से बिके न कंपनी खड़ी हुई। हाँ, इसी धुन में गुरु प्रसाद जी ने एक नाटक की रचना कर डाली और ये फिक्र हुई कि इसे किसी कंपनी को दिया जाए। लेकिन ये तो मालूम ही था कि कंपनी वाले एक ही घाघ होते हैं। फिर हर एक कंपनी में उसका एक नाटककार भी होता है। वह कब चाहेगा कि उसकी कंपनी में किसी बाहरी आदमी का प्रवेश हो। वह इस रचना में तरह तरह के ऐब निकालेगा और कंपनी के मालिक को भड़का देगा। इसलिए प्रबंध किया गया कि मालिकों पर नाटक का कुछ ऐसा प्रभाव जमा दिया जाए कि नाटककार महोदय की कुछ दाल न गल सके। 5 सज्जनों की एक कमेटी बनाई गई। उसमें सारा प्रोग्राम विस्तार के साथ तय किया गया और दूसरे दिन 5 सज्जन गुरु प्रसाद जी के साथ नाटक दिखाने चले। तांगे आ गए, हारमोनियम, तबला आदि सब उस पर रख दिए गए, क्योंकि नाटक का डेमोन्स्ट्रेशन करना निश्चित हुआ था। सहसा विनोद बिहारी ने कहा, यार, तांगे पर जाने में तो कुछ बदरोबी होगी। मालिक सोचेगा ये महाशय यूं ही हैं। इस समय 10-5 रुपए का मुंह न देखना चाहिए। मैं तो अंग्रेजों की विज्ञापनबाजी का कायल हूं कि रुपए में 15 आने उसमें लगाकर शेष 1 आने में रोजगार करते हैं। कहीं से 2 मोटरें मंगानी चाहिए। रसिकलाल बोले, लेकिन किराए की मोटरों से वह बात न पैदा होगी जो आप चाहते हैं। किसी रईस से 2 मोटरें मांगनी चाहिए, मॉरिस हो या नए चाल की ऑस्टिन। बात सच्ची थी। भेष से भीख मिलती है। विचार होने लगा कि किस रईस से याचना की जाए। अजी, वह महाखूसट है, सवेरे उसका नाम ले लो तो दिन भर पानी न मिले। अच्छा, सेठ जी के पास चलें तो कैसा? मुंह धो रखिए, उसकी मोटरें अफसरों के लिए रिजर्व हैं। अपने लड़के तक को कभी बैठने नहीं देता, आपको दिए देता है। तो फिर कपूर साहब के पास चलें, अभी उन्होंने नई मोटर ली है। अजी, उसका नाम न लो, कोई न कोई बहाना करेगा। ड्राइवर नहीं है, मरम्मत में है। गुरु प्रसाद ने अधीर होकर कहा, तुम लोगों ने तो व्यर्थ का बखेड़ा खड़ा कर दिया। तांगों पर चलने में क्या हर्ज था? विनोद बिहारी ने कहा, आप तो घास खा गए हैं। नाटक लिख लेना दूसरी बात है और मुआमले को पटाना दूसरी बात है। रुपये पृष्ठ सुना देगा, अपना सा मुंह लेकर रह जाओगे। अमरनाथ ने कहा, मैं तो समझता हूँ मोटर के लिए किसी राजा रईस की खुशामद करना बेकार है। तारीफ तो जब है कि पाँव पाँव चलें और वहाँ ऐसा ऐसा रंग जमाएं कि मोटर से भी ज्यादा शान रहे। विनोद बिहारी उछल पड़े। सब लोग पाँव पाँव चले। वहां पहुंचकर किस तरह बातें शुरू होंगी, किस तरह तारीफों के पुल बांधे जाएंगे, किस तरह ड्रामेटिस्ट साहब को खुश किया जाएगा, इस पर बहस होती जाती थी। हम लोग कंपनी के कैंप में कोई 2 बजे पहुंचे। वहां मालिक साहब, उनके एक्टर, नाटककार सब पहले ही से हमारा इंतजार कर रहे थे। पान, इलायची, सिगरेट मंगा लिए थे। ऊपर जाते ही रसिकलाल ने मालिक से कहा, क्षमा कीजिएगा, हमें आने में देर हुई। हम मोटर से नहीं, पाँव पाँव आए हैं। आज यही सलाह हुई कि प्रकृति की छटा का आनंद उठाते चले। गुरु प्रसाद जी तो प्रकृति के उपासक हैं। इनका बस होता
तो आज चिमटा लिए या तो कहीं भीख मांगते होते या किसी पहाड़ी गांव में वट वृक्ष के नीचे बैठे पक्षियों का चहकना सुनते होते। विनोद ने रद्दा जमाया। और आए भी तो सीधे रास्ते से नहीं, जाने कहाँ कहाँ का चक्कर लगाते, खाक छानते, पैरों में जैसे सनीचर है। अमर ने और रंग जमाया। पूरे सतजुगी आदमी हैं, नौकर चाकर तो मोटरों पर सवार होते हैं और आप गली गली मारे मारे फिरते हैं। जब और रईस मीठी नींद के मजे लेते होते हैं तो आप नदी के किनारे उषा का श्रृंगार देखते हैं। मस्तराम ने फरमाया, कवि होना मानो दीन दुनिया से मुक्त हो जाना है। गुलाब की एक पंखुड़ी लेकर उसमें न जाने क्या घंटों देखा करते हैं। प्रकृति की उपासना ने ही यूरोप के बड़े बड़े कवियों को आसमान पर पहुंचा दिया है। यूरोप में होते तो आज इनके द्वार पर हाथी झूमता होता। एक दिन एक बालक को रोते देखकर आप रोने लगे। पूछता हूँ, भाई क्यों रोते हो? तो और रोते हैं, मुंह से आवाज नहीं निकलती। बड़ी मुश्किल से आवाज निकली। विनोद, जनाब, कवि का हृदय कोमल भावों का रेत है, मधुर संगीत का भंडार है, अनंत का आईना है। रसिक, क्या बात कही है आपने, अनंत का आईना है। वाह, कवि की सोहबत में आप भी कुछ कवि हुए जा रहे हैं। गुरु प्रसाद ने नम्रता से कहा, मैं कवि नहीं हूँ और न मुझे कवि होने का दावा है। आप लोग मुझे जबरदस्ती कवि बनाए देते हैं। कवि सृष्टा की वह अद्भुत रचना है जो पंचभूतों की जगह 9 रसों से बनती है। मस्तराम, आपका यही एक वाक्य है जिस पर सैकड़ों कविताएं न्यौछावर हैं। सुनी आपने रसिक लाल जी कवि की महिमा, याद कर लीजिए, रट डालिए। रसिक लाल, कहाँ तक याद करें भैया, ये तो सूक्तियों में बातें करते हैं और नम्रता का ये हाल है कि अपने को कुछ समझते ही नहीं। महानता का यही लक्षण है, जिसने अपने को कुछ समझा वह गया। कंपनी के स्वामी से, आप तो अब खुद ही सुनेंगे, इस ड्रामे में अपना हृदय निकाल कर रख दिया है। कवियों में जो एक प्रकार का अल्हड़पन होता है, उसकी आप में कहीं गंध भी नहीं। इस ड्रामे की सामग्री जमा करने के लिए आपने कुछ नहीं तो 1000 बड़े बड़े पोथों का अध्ययन किया होगा। वाजिद अली शाह को स्वार्थी इतिहास लेखकों ने कितना कलंकित किया है, आप लोग जानते ही हैं। उस लेख राशि को छांट कर उसमें से सत्य के तत्व खोज निकालना आप ही का काम था। विनोद, इसीलिए हम और आप दोनों कलकत्ता गए और वहां कोई 6 महीने मटिया बुर्ज की खाक छानते रहे। वाजिद अली शाह की हस्तलिखित एक पुस्तक की तलाश की। उसमें उन्होंने खुद अपनी जीवन चर्चा लिखी है। एक बुढ़िया की पूजा की गई, तब कहीं जाके 6 महीने में किताब मिली। अमरनाथ, पुस्तक नहीं रत्न है। मस्तराम, उस वक्त तो उसकी दशा कोयले की थी। गुरु प्रसाद जी ने उस पर मोहर लगाकर अशरफी बना दिया। ड्रामा ऐसा चाहिए कि जो सुने दिल हाथों से थाम ले, एक एक वाक्य दिल में चुभ जाए। अमरनाथ, संसार साहित्य के सभी नाटकों को आपने चाट डाला और नाट्य रचना पर सैकड़ों किताबें पढ़ डाली। विनोद, जभी तो चीज भी लासानी हुई है। अमरनाथ, लाहौर ड्रामेटिक क्लब का मालिक हफ्ते भर यहाँ पड़ा रहा, पैरों पड़ा कि मुझे यह नाटक दे दीजिए, लेकिन आपने न दिया। जब एक्टर ही अच्छे नहीं तो उनसे अपना ड्रामा खेलवाना उसकी मिट्टी खराब कराना था। इस कंपनी के एक्टर माशाल्लाह अपना जवाब नहीं रखते और इसके नाटककार की सारे जमाने में धूम है। आप लोगों के हाथों में पड़कर ये ड्रामा धूम मचा देगा। विनोद, एक तो लेखक साहब खुद शैतान से ज्यादा मशहूर हैं, उस पर यहाँ के एक्टरों का नाट्य कौशल शहर लुट जाएगा। मस्तराम, रोज ही तो किसी न किसी कंपनी का आदमी सिर पर सवार रहता है, मगर बाबू साहब किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते। विनोद, बस एक ये कंपनी है जिसके तमाशे के लिए दिल बेकरार रहता है, नहीं तो और जितने ड्रामे खेले जाते हैं 2 कौड़ी के। मैंने तमाशा देखना ही छोड़ दिया। गुरु प्रसाद, नाटक लिखना बच्चों का खेल नहीं है, खूने जिगर पीना पड़ता है। मेरे ख्याल में एक नाटक लिखने के लिए
5 साल का समय भी काफी नहीं, बल्कि अच्छा ड्रामा जिंदगी में एक ही लिखा जा सकता है। यूं कलम घिसना दूसरी बात है। बड़े बड़े धुरंधर आलोचकों का यही निर्णय है कि आदमी जिंदगी में एक ही नाटक लिख सकता है। रूस, फ्रांस, जर्मनी सभी देशों के ड्रामे पढ़े, पर कोई न कोई दोष सभी में मौजूद। किसी में भाव है तो भाषा नहीं, भाषा है तो भाव नहीं, हास्य है तो गाना नहीं, गाना है तो हास्य नहीं। जब तक भाव, भाषा, हास्य और गाना ये चारों अंग पूरे न हो, उसे ड्रामा कहना ही न चाहिए। मैं तो बहुत ही तुच्छ आदमी हूँ। कुछ आप लोगों की सोहबत में शुद्ध बुद्ध आ गया। मेरी रचना की हस्ती ही क्या, लेकिन ईश्वर ने चाहा तो ऐसे दोष आपको न मिलेंगे। विनोद, जब आप उस विषय के मर्मज्ञ हैं तो दोष रह ही कैसे सकते हैं? रसिकलाल, 10 साल तक तो आपने केवल संगीत कला का अभ्यास किया है, घर के हजारों रुपए उस्तादों को भेंट कर दिए, फिर भी दोष रह जाए तो दुर्भाग्य है। रिहर्सल शुरू और वाह वाह हाय हाय का तार बंधा। कोरस सुनते ही एक्टर और प्रोप्राइटर और नाटककार सभी मानो जाग पड़े। भूमिका ने उन्हें विशेष प्रभावित किया था, पर असली चीज सामने आते ही आंखें खुली। समा बंध गया। पहला सीन आया। आंखों के सामने वाजिद अली शाह के दरबार की तस्वीर खिंच गई। दरबारियों की हाजिर जवाबी और फड़कते हुए लतीफे। वाह वाह, क्या कहना है! क्या वाक्य रचना थी, क्या शब्द योजना थी! रसों का कितना सुरुचि से भरा हुआ समावेश था। तीसरा दृश्य हास्यमय था। हंसते हंसते लोगों की पसलियां दुखने लगीं। स्थूलकाय स्वामी की संयत अविचलता भी आसन से डिग गई। चौथा सीन करुणाजनक था। हास्य के बाद करुणा, आंधी के बाद आने वाली शांति थी। विनोद आंखों पर हाथ रखे, सिर झुकाए जैसे रो रहे थे। मस्तराम बार बार ठंडी आहें खींच रहे थे और अमरनाथ बार बार सिसकियां भर रहे थे। इसी तरह सीन पर सीन और अंक पर अंक समाप्त होते गए, यहाँ तक कि जब रिहर्सल समाप्त हुआ तो दीपक जल चुके थे। सेठ जी अब तक सोंठ बने हुए बैठे थे। ड्रामा समाप्त हो गया, पर उनके मुखारविंद पर उनके मनोविचार का लेश मात्र भी आभास न था। जड़ भरत की तरह बैठे हुए थे। न मुस्कुराहट थी, न कुतूहल, न हर्ष, न कुछ। विनोद बिहारी ने मामले की बात पूछी, तो इस ड्रामा के बारे में श्रीमान की क्या राय है? सेठ जी ने उसी विरक्त भाव से उत्तर दिया, मैं इसके विषय में कल निवेदन करूंगा। कल यहीं भोजन भी कीजिएगा। आप लोगों के लायक भोजन तो क्या होगा, उसे केवल विदुर का साग समझकर स्वीकार कीजिए। पंच पांडव बाहर निकले तो मारे खुशी के सबकी बाँछें खिली जाती थीं। विनोद, 5,000 की थैली है, नाक नाक बध सकता हूँ। अमरनाथ, 5,000 हैं कि 10 ये तो नहीं कह सकता, पर रंग खूब जम गया। रसिक, मेरा अनुमान तो 4,000 का है। मस्तराम, और मेरा विश्वास है कि 10,000 से कम वह कहेगा ही नहीं। मैं तो सेठ के चेहरे की तरफ ध्यान से देख रहा था। आज ही कह देता, पर डरता था कहीं ये लोग अस्वीकार न कर दें। उसके होठों पर तो हंसी न थी, पर मगन हो रहा था। गुरु प्रसाद, मैंने पढ़ा भी तो जी तोड़कर। विनोद, ऐसा जान पड़ता था तुम्हारी वाणी पर सरस्वती बैठ गई हैं। सभी की आंखें खुल गईं। रसिक, मुझे उसकी चुप्पी से जरा संदेह होता है। अमर, आपके संदेह का क्या कहना, आपको ईश्वर पर भी संदेह है। मस्तराम, ड्रामेटिस्ट भी बहुत खुश हो रहा था। 10-12 हजार का वारा न्यारा है भाई, आज इस खुशी में एक दावत होनी चाहिए। गुरु प्रसाद, अरे तो कुछ बोहनी बट्टा तो हो जाए। मस्तराम, जी नहीं, तब तो जलसा होगा, आज दावत होगी। विनोद, भाग्य के बली हो तुम गुरु प्रसाद। रसिक, मेरी राय है जरा उस ड्रामेटिस्ट को गांठ लिया जाए, उसका मौन मुझे भयभीत कर रहा है। मस्तराम, आप तो वाही हुए हैं, वह नाक रगड़ कर रह जाए तब भी ये सौदा होकर रहेगा। सेठ जी अब बचकर निकल नहीं सकते। विनोद, हम लोगों की भूमिका भी तो जोरदार थी। अमर, उसी ने तो रंग जमा दिया, अब उसे कोई छोटी रकम कहने का साहस न होगा।
अभिनय। रात को गुरु प्रसाद के घर मित्रों की दावत हुई। दूसरे दिन कोई 6 बजे 5 आदमी सेठ जी के पास जा पहुंचे। संध्या का समय हवाखोरी का है। आज मोटर पर न आने के लिए बना बनाया बहाना था। सेठ जी आज बेहद खुश नजर आते थे। कल की वह मुहर्रमी सूरत अंतर्धान हो गई थी। बात बात पर चहकते थे, हंसते थे, जैसे लखनऊ का कोई रईस हो। दावत का सामान तैयार था। मेजों पर भोजन चुना जाने लगा। अंगूर, संतरे, केले, सूखे मेवे, कई किस्म की मिठाइयाँ, कई तरह के मुरब्बे, शराब आदि सजा दिए गए और यारों ने खूब मज़े से दावत खाई। सेठ जी मेहमान नवाजी के पुतले बने हुए हर एक मेहमान के पास आ आकर पूछते, कुछ और मंगवाऊं? कुछ तो और लीजिए। आप लोगों के लायक भोजन यहाँ कहाँ बन सकता है। भोजन के उपरांत लोग बैठे तो मामले की बातचीत होने लगी। गुरु प्रसाद का हृदय आशा और भय से कांपने लगा। सेठ जी, हुजूर ने बहुत ही सुंदर नाटक लिखा है, क्या बात है। ड्रामेटिस्ट, यहाँ जनता अच्छे ड्रामों की कद्र नहीं करती, नहीं तो ये ड्रामा लाजवाब होता। सेठ जी, जनता कद्र नहीं करती ना करे, हमें जनता की बिल्कुल परवाह नहीं है, रत्ती बराबर परवाह नहीं है। मैं इसकी तैयारी में 40,000 केवल बाबू साहब की खातिर से खर्च कर दूंगा। आपने इतनी मेहनत से एक चीज लिखी है तो मैं उसका प्रचार भी उतने ही हौसले से करूंगा। हमारे साहित्य के लिए क्या ये कुछ कम सौभाग्य की बात है कि आप जैसे महान पुरुष इस क्षेत्र में आ गए। ये कीर्ति हुजूर को अमर बना देगी। ड्रामेटिस्ट, मैंने तो ऐसा ड्रामा आज तक नहीं देखा। लिखता मैं भी हूँ और लोग भी लिखते हैं, लेकिन आपकी उड़ान को कोई क्या पहुंचेगा। कहीं कहीं तो आपने शेक्सपियर को भी मात कर दिया है। सेठ जी, तो जनाब जो चीज़ दिल की उमंग से लिखी जाती है वह ऐसी ही अद्वितीय होती है। शेक्सपियर ने जो कुछ लिखा रुपए के लोभ से लिखा। हमारे दूसरे नाटककार भी धन ही के लिए लिखते हैं। उनमें वह बात कहाँ पैदा हो सकती है। गोसाई जी की रामायण क्यों अमर है? इसीलिए कि वह भक्ति और प्रेम से प्रेरित होकर लिखी गई है। सादी की गुलिस्तां और बोस्तां, होमर की रचनाएं इसीलिए स्थायी हैं कि उन कवियों ने दिल की उमंग से लिखा। जो उमंग से लिखता है वह एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक उक्ति पर महीनों खर्च कर देता है। धनेच्छु को तो एक काम जल्दी से समाप्त करके दूसरा काम शुरू करने की फिक्र होती है। ड्रामेटिस्ट, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हमारे साहित्य की अवनति केवल इसीलिए हो रही है कि हम सब धन के लिए या नाम के लिए लिखते हैं। सेठ जी, सोचिए, आपने 10 साल केवल संगीत कला में खर्च कर दिए। लाखों रुपए कलावंतों और गायकों को दे डाले होंगे। कहाँ कहाँ से और कितने परिश्रम और खोज से इस नाटक की सामग्री एकत्र की। न जाने कितने राजों महाराजों को सुनाया। इस परिश्रम और लगन का पुरस्कार कौन दे सकता है? ड्रामेटिस्ट, मुमकिन ही नहीं। ऐसी रचनाओं के पुरस्कार की कल्पना करना ही उनका अनादर करना है। इनका पुरस्कार यदि कुछ है तो वह अपनी आत्मा का संतोष है। वह संतोष आपके एक एक शब्द से प्रकट होता है। सेठ जी, आपने बिल्कुल सत्य कहा कि ऐसी रचनाओं का पुरस्कार अपनी आत्मा का संतोष है। यश तो बहुधा ऐसी रचनाओं को मिल जाता है जो साहित्य के कलंक हैं। आपसे ड्रामा ले लीजिए और आज ही पार्ट भी तकसीम कर दीजिए। 3 महीने के अंदर इसे खेल डालना होगा। मेज पर ड्रामे की प्रतिलिपि पड़ी हुई थी। ड्रामेटिस्ट ने उसे उठा लिया। गुरु प्रसाद ने दीन नेत्रों से विनोद की ओर देखा। विनोद ने अमर की ओर, अमर ने रसिक की ओर, पर शब्द किसी के मुंह से न निकला। सेठ जी ने मानो सभी के मुंह सी दिए हों। ड्रामेटिस्ट साहब किताब लेकर चल दिए। सेठ जी ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर को थोड़ी सी तकलीफ और करनी होगी। ड्रामा का रिहर्सल शुरू हो जाएगा तो आपको थोड़े दिनों कंपनी के साथ रहने का कष्ट उठाना पड़ेगा। हमारे एक्टर अधिकांश गुजराती हैं। वह हिंदी भाषा के शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते। कहीं कहीं शब्दों पर अनावश्यक जोर देते हैं। आपकी निगरानी से ये सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। एक्टरों ने यदि पार्ट अच्छा न किया तो आपके सारे परिश्रम पर पानी पड़ जाएगा। ये कहते हुए उन्होंने लड़के को आवाज दी, बॉय, आप लोगों के लिए सिगार लाओ। सिगार आ गया।
सेठ जी उठ खड़े हुए। यह मित्र मंडली के लिए विदाई की सूचना थी। पांचों सज्जन भी उठे। सेठ जी आगे आगे द्वार तक आए, फिर सबसे हाथ मिलाते हुए कहा, आज इस गरीब कंपनी का तमाशा देख लीजिए, फिर यह संयोग न जाने कब प्राप्त हो। गुरु प्रसाद ने मानो किसी कब्र के नीचे से कहा, हो सका तो आ जाऊंगा। सड़क पर आकर पांचों मित्र खड़े होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तब पांचों ही जोर से कह कहा मारकर हंस पड़े। विनोद ने कहा, ये हम सबका गुरु घंटाल निकला। अमर, साफ आंखों में धूल झोंक दी। रसिक, मैं उसकी चुप्पी देखकर पहले ही डर रहा था कि ये कोई पल्ले सिरे का घाघ है। मस्तराम, मान गया इसकी खोपड़ी को, ये चपत उम्र भर न भूलेगी। गुरु प्रसाद इस आलोचना में शरीक न हुए। वह इस तरह सिर झुकाए चले जा रहे थे मानो अभी तक वह स्थिति को समझ ही न पाए हों। गुरु मंत्र। घर के कलह और निमंत्रणों के अभाव से पंडित चिंतामणि जी के चित्त में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने संन्यास ले लिया। तो उनके परम मित्र पंडित मोटेराम शास्त्री जी ने उपदेश दिया, मित्र, हमारा अच्छे अच्छे साधु महात्माओं से सत्संग रहा है। ये जब किसी भले मानस के द्वार पर जाते हैं तो गिड़गिड़ाकर हाथ नहीं फैलाते और झूठ मूठ आशीर्वाद नहीं देने लगते कि नारायण तुम्हारा चोला मस्त रखे, तुम सदा सुखी रहो। ये तो भिखारियों का दस्तूर है। संत लोग द्वार पर जाते ही कड़क कर हाँक लगाते हैं, जिससे घर के लोग चौंक पड़े और उत्सुक होकर द्वार की ओर दौड़ें। मुझे 2-4 वाणियां मालूम हैं, जो चाहे ग्रहण कर लो। गुदड़ी बाबा कहा करते थे, मरें तो पांचों मरें। ये ललकार सुनते ही लोग उनके पैरों पर गिर पड़ते थे। सिद्ध बाबा की हाँक बहुत उत्तम थी, खाओ पियो चैन करो पहनो गहना, पर बाबा जी के सोटे से डरते रहना। नंगा बाबा कहा करते थे, दे तो दे, नहीं दिला दे, खिला दे, पिला दे, सुला दे। ये समझ लो कि तुम्हारा आदर सत्कार बहुत कुछ तुम्हारी हाँक के ऊपर है। और क्या कहूँ, भूलना मत, हम और तुम बहुत दिनों साथ रहे, सैकड़ों भोज साथ खाए। जिस नेवते में हम और तुम दोनों पहुँचते थे तो लाग डांट से 1-2 पत्तल और उड़ा ले जाते थे। तुम्हारे बिना अब मेरा रंग न जमेगा। ईश्वर तुम्हें सदा सुगंधित वस्तु दिखाए। चिंतामणि को इन वाणियों में एक भी पसंद न आई। बोले, मेरे लिए कोई वाणी सोचो। मोटेराम, अच्छा, ये वाणी कैसी है कि न दोगे तो हम चढ़ बैठेंगे। चिंतामणि, हाँ, ये मुझे पसंद है। तुम्हारी आज्ञा हो तो इसमें कांट छांट करूं? मोटेराम, हाँ हाँ करो। चिंतामणि, अच्छा, तो इसे इस भांति रखो, न देगा तो हम चढ़ बैठेंगे। मोटेराम उछलकर, नारायण जानता है ये वाणी अपने रंग में निराली है। भक्ति ने तुम्हारी बुद्धि को चमका दिया है। भला एक बार ललकार कर कहो तो देखें कैसे कहते हो। चिंतामणि ने दोनों कान उंगलियों से बंद कर लिए और अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाकर बोले, न देगा तो चढ़ बैठूंगा। ये नाद ऐसा आकाश भेदी था कि मोटेराम भी सहसा चौंक पड़े। चमगादड़ घबराकर वृक्षों से उड़ गए, कुत्ते भौंकने लगे। मोटेराम, मित्र, तुम्हारी वाणी सुनकर मेरा तो कलेजा कांप उठा। ऐसी ललकार कहीं सुनने में न आई। तुम सिंह की भांति गरजते हो। वाणी तो निश्चित हो गई, अब कुछ दूसरी बातें बताता हूं, कान देकर सुनो। साधुओं की भाषा हमारी बोलचाल से अलग होती है। हम किसी को आप कहते हैं, किसी को तुम। साधु लोग छोटे बड़े, अमीर गरीब, बूढ़े जवान सबको तू कहकर पुकारते हैं। माई और बाबा का सदैव उचित व्यवहार करते रहना। ये भी याद रखो कि सादी हिंदी कभी मत बोलना, नहीं तो मरम खुल जाएगा। टेढ़ी हिंदी बोलना। ये कहना कि माई मुझको कुछ खिला दे, साधु जनों की भाषा में ठीक नहीं है। पक्का साधु इसी बात को यूं कहेगा, माई मेरे को भोजन करा दे, तेरे को बड़ा धर्म होगा। चिंतामणि, मित्र,
हम तेरे को कहाँ तक जस गावें, तेरे ने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। यूं उपदेश देकर मोटे राम विदा हुए। चिंतामणि जी आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक गांजे भांग की दुकान के सामने कई जटाधारी महात्मा बैठे हुए गांजे के दम लगा रहे हैं। चिंतामणि को देखकर एक महात्मा ने अपनी जयकार सुनाई। चल चल जल्दी लेके चल, नहीं तो अभी करता हूं बेकल। एक दूसरे साधु ने कड़क कर कहा, अरा राधम, आए पहुंचे हम, अब क्या है गम। अभी ये कड़ाका आकाश में गूंज ही रहा था कि तीसरे महात्मा ने गरज कर अपनी वाणी सुनाई। देश बंगाला, जिसको देखा ना भाला, चटपट भर दे प्याला। चिंतामणि से अब न रहा गया। उन्होंने भी कड़क कर कहा, न देगा तो चढ़ बैठूंगा। ये सुनते ही साधु जन ने चिंतामणि का सादर अभिवादन किया। तत्क्षण गांजे की चिलम भरी गई और उसे सुलगाने का भार पंडित जी पर पड़ा। बेचारे बड़े असमंजस में पड़े। सोचा, अगर चिलम नहीं लेता तो अभी सारी कलई खुल जाएगी। विवश होकर चिलम ले ली, किंतु जिसने कभी गांजा न पिया हो वह बहुत चेष्टा करने पर भी दम नहीं लगा सकता। उन्होंने आंखें बंद करके अपनी समझ में तो बड़े जोरों से दम लगाया। चिलम हाथ से छूटकर गिर पड़ी। आंखें निकल आईं, मुंह से फिचकुड़ निकल आया, मगर न तो मुंह से धुएं के बादल निकले न चिलम ही सुलगी। उनका ये कच्चापन उन्हें साधु समाज से च्युत करने के लिए काफी था। 2-3 साधु झल्लाकर आगे बढ़े और बड़ी निर्दयता से उनका हाथ पकड़कर उठा दिया। एक महात्मा, तेरे को धिक्कार है। दूसरे महात्मा, तेरे को लाज नहीं आती, साधु बना है मूर्ख। पंडित जी लज्जित होकर समीप के एक हलवाई की दुकान के सामने जाकर बैठे और साधु समाज ने खंजड़ी बजा बजा कर ये भजन गाना शुरू किया। माया है संसार संवलिया, माया है संसार, धर्मा धर्म सभी कुछ मिथ्या, यही ज्ञान व्यवहार संवलिया, माया है संसार। गांजे भंग को वर्जित करते हैं उन पर धिक्कार, संवलिया, माया है संसार। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की लिखी कुछ रचनाएं। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।